वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरत सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का 3rd चैप्टर कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। एंड इस चैप्टर में हम अपने रीजन पर आ चुके हैं, यानी कि जहाँ पे इंडिया है एंड हमारे सारे नेबर्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली हम अपनी कंट्री का, इंडिया का रिलेशन पढ़ेंगे हमारे सभी के सभी नेबर्स के साथ, और जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम कैसा रहा, उनके यहाँ पॉलिटिक्स कैसी चली, दैट वी विल अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। जैसे हम नेपाल का पढ़ेंगे, पाकिस्तान का पढ़ेंगे, ठीक है, बांग्लादेश का पढ़ेंगे, भूटान का पढ़ेंगे एंड मालदीव्स का पढ़ेंगे कि ये जो हमारे सारे नेबर्स हैं ये सब मिलके और हम मिलके बनाते हैं साउथ एशिया। और ये जो साउथ एशिया है यहाँ पे हमें अपना तो पता ही है, हम सेकंड बुक में पढ़े हैं डेमोक्रेसी हमारे यहाँ कैसे इस्टेब्लिश हुई एंड ऑल दैट, इंडियन पॉलिटिक्स एंड इंडिपेंडेंस में। यहाँ आप पाकिस्तान का सिस्टम पढ़ोगे, पॉलिटिकल कैसा रहा, बांग्लादेश का पढ़ोगे और बाकी सभी कंट्रीज़ का। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, क्योंकि अब ना फोकस हो गया, अब यूरोप यूएस सिर्फ यहाँ फोकस नहीं है, फोकस अपनी जगह पर है, तो अपने बारे में पढ़ने वाले हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक आपके बुक में है व्हाट इज साउथ एशिया। तो साउथ एशिया क्या है, कौन से रीजन को हम साउथ एशिया कह रहे हैं। तो जो मैं मैप लगा रही हूँ अब यहाँ पे गौर फरमाओ, ये है हमारा साउथ एशियन रीजन, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, डिफाइन साउथ एशिया, 6 मार्कर का आंसर यहाँ पे गिवन है। दैट्स वाई आपको नोट्स की भी टेंशन नहीं लेनी है, ये रहे मेरे नोट्स, इनको ही आप पॉइंट फॉर्म में आंसर लिखोगे, यू विल गेट फुल मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें साउथ एशिया कौन सा एरिया है, तो साउथ एशिया एक ऐसा एरिया हमारे पूरे वर्ल्ड का जहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, और जो है ये सभी लोग मिलके जो है साउथ एशिया को बनाते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज आती है बेसिकली हमारे साउथ एशिया के अंदर, तो साउथ एशिया के अंदर आती है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। एंड व्हेन आई वाज इन क्लास 12 मैंने इनको लर्न करने का एक तरीका बना रखा था, BBM पिंस, ठीक है, ऐसे बना रखा था मैंने, BBM पिंस, B फॉर बांग्लादेश, B फॉर भूटान, ठीक है, M फॉर मालदीव्स, P फॉर पाकिस्तान, I फॉर इंडिया, N फॉर नेपाल, S फॉर श्रीलंका। आप किसी और तरीके से बनाना चाहो वो भी कर सकते हो, मैंने ऐसे लर्न किया था BBM पिंस, मतलब हमारे ये सब कंट्रीज मिला के जो है क्या बना रही है हमारा साउथ एशिया। ज्योग्राफिकल बाउंड्री की बात करो हमारे साउथ एशिया की, तो हमारे नॉर्थ में है हिमालयास, ठीक है, और साउथ, वेस्ट और ईस्ट में क्या क्या है, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। साउथ में है इंडियन ओशियन, अरेबियन सी है वेस्ट में, और बे ऑफ बंगाल है ईस्ट में, ये साउथ एशियन रीजन के अंदर, ठीक है। जो हमारा ये जो पूरी के पूरी जो एरिया है यहाँ पे अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, जैसे इंडिया में ही आप देख लो अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग रिलीजन के एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस के लोग रहते हैं, वैसे ही आप इन कंट्रीज़ में भी देखोगे, पाकिस्तान में, नेपाल में, श्रीलंका में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज के लोग रहते हैं। इसीलिए यूनिक है हमारा कॉन्टिनेंट बहुत ज़्यादा। जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है ना, इस एक क्या कह रहे हैं, इस कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है ना, तो सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, काफ़ी यूनिक है, ठीक है। अब एक गड़बड़ है हमारे यहाँ पे, वो ये है कि नॉर्थ एंड साउथ के अंदर तो बाउंड्रीज अच्छे से डिफाइंड है, बट ईस्ट एंड वेस्ट में जो है बाउंड्रीज इतने अच्छे से डिफाइंड नहीं है। जैसे साउथ के साथ श्रीलंका से हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं है, पता है वो कोस्ट लाइन है और फिर सीधा वो हमारा ये श्रीलंका हो गया। नॉर्थ में भी इतना नहीं है, सबसे ज़्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट है ईस्ट से, बांग्लादेश वाली तरफ से भी, और वेस्ट से पाकिस्तान वाली तरफ से भी, और इन लोगों का भी लिहाज से भी देखो तो यही है, ईस्ट और वेस्ट से बाउंड्री डिस्प्यूट्स है। अफगानिस्तान और म्यांमार को कई बार जब हम साउथ एशिया वर्ड बोलते हैं तो इन पॉलिटिक्स में कंसिडर कर लिया जाता है कि चलो ठीक है ये भी इसके आसपास का ही एरिया है, और चाइना एक बहुत बड़ा प्लेयर है साउथ एशिया की इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, बट साउथ एशिया का पार्ट नहीं है। तो दिस इज द साउथ एशिया। अब आप समझ गए हो कौन से रीजन को हमने कहा है साउथ एशिया, ठीक है। अब जो हमारा ये साउथ एशिया है, यहाँ पे लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशन क्या क्या है, एस्पिरेशन मतलब चाहत, आप क्या चाहते हो कि आपकी कंट्री में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम और कैसा है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका दोनों ही कंट्रीज इंडिपेंडेंस के बाद से डेमोक्रेसी पे चल रही हैं। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स आई, बट प्रॉब्लम्स को जो है आगे पार करके डेमोक्रेसी चल रही है। जैसे हमारे यहाँ इमरजेंसी लगी, श्रीलंका में एथनिक सिविल वॉर हुए इतने समय तक, बट डेमोक्रेसी फुल फ्लेजेड चल रही है दोनों ही कंट्रीज के अंदर, ठीक है। अब मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम रहता है पाकिस्तान में और हमारा बांग्लादेश में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, आगे डिटेल में भी पढ़ोगे। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसने सिविलियन रूल मतलब डेमोक्रेसी हो गई, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसका रूल भी देखा है, और मिलिट्री रूल भी देखा है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान में इस्टेब्लिश हुई थी पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड में, यानी कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद इस्टेब्लिश हुई थी रियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर, बेनज़ीर भुट्टो की सरकार में, और फिर उनके बाद आए थे नवाज शरीफ, ठीक है।
एंड नवाज शरीफ को मिलिट्री कूप में मुशर्रफ ने हटा दिया था इन 1999। सिविल रूल जो है यानी कि डेमोक्रेसी जो है इस्टेब्लिश हो जाती है फिर से वापस से पाकिस्तान के अंदर इन 2008। तो 2008 के बाद से आज तक पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना, ये बहुत शॉर्ट में बता रखा है, अभी डिटेल में पढ़ोगे आप कि कैसे पाकिस्तान को जब अलग कंट्री ये बन गया पाकिस्तान, तो कैसे मिलिट्री रूल यहाँ पे बार बार लगता रहा, बार बार मिलिट्री का रूल हो रहा था। ये प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते थे, ये डेमोक्रेसी लाना चाहते थे, बट बार बार कोई ना कोई मिलिट्री रूलर आके तख्ता पलट कर रहा था। वो क्यों हो रहा था उसका रीज़न भी आप जानोगे, क्यों इनकी मिलिट्री बार बार आके गवर्नमेंट संभालने को कर रही थी। ठीक है, बांग्लादेश का भी ऐसा ही हाल रहा था, बट आफ्टर द पोस्ट कोल्ड वॉर, यानी कि पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर, क्या बोल रही हूँ मैं, पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब कि कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद में 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो गया था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने के बाद। उसके बाद से यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही है, डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है, इसका क्या है, मिक्सड हो गया, कभी डेमोक्रेसी कभी मिलिट्री, कभी डेमोक्रेसी कभी मिलिट्री। अब आया ट्रांजिशनल पॉलिटिकल सिस्टम। ट्रांजिशन मतलब जैसे तुम रीलों को ट्रांजिशन पे देखते रहते हो ना, इफेक्ट्स आते हैं, वैसा ही ट्रांजिशनल चला नेपाल का, भूटान का, मालदीव्स का, जहाँ पे चेंजेस आए इन द गवर्नमेंट। ठीक है, नेपाल 2006 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था विद द रिस्क ऑफ रॉयल टेकिंग ओवर एग्जीक्यूटिव पावर। जब डर लगा रहता था कि कभी भी मोनार्क जो है, जो बची कुची जो डेमोक्रेसी दे रखी है वो भी जो है छीन लेंगे। 2008 में मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया था और नेपाल एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। ठीक है, डिटेल आगे इसकी भी पढ़ोगे। भूटान की अगर हम बात करें तो भूटान एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है 2008 में, फिर मल्टी पार्टी सिस्टम बनता है किंग के अंडर में ही। ठीक है, मालदीव स्टार्टिंग में सल्तनत था। मालदीव्स के अंदर पता है अरब मर्चेंट्स वगैरह जो थे वो जाके सेटल हुए थे। एंड ये रिपब्लिक यानी कि ये कंट्री बन जाता है 1968 में। तो ये 1 मार्कर में आएगा, मालदीव सल्तनत से एक कंट्री कब बनता है, 1968 में बनता है। एंड यहाँ पे लगाई जाती है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 2005 में मालदीव जो है मल्टी पार्टी सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है और मालदीव की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है MDP जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये इसकी पॉलिटिक्स को जो है गवर्न करती है, यानी कि सबसे बड़ी पार्टी इनकी यही है, यही ज़्यादातर इलेक्शन जीतती है। वो 2018 की इलेक्शन भी मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही जीते थे। मालदीवियन है, सॉरी, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। तो सही से पढ़ना, ऐसे नहीं कि फिर गलत स्पेलिंग लिख दोगे नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने सबका पढ़ लिया। अब एट दी एंड तुम क्या देखोगे, हर कोई क्या चाह रहा है, डेमोक्रेसी। मालदीव्स भी डेमोक्रेसी लाना चाहा, भूटान भी चाह रहा है डेमोक्रेसी है, नेपाल भी चाह रहा है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में भी, इंडिया और श्रीलंका में तो है ही। तो ये पढ़ के हमें क्या समझ में आया, that each and every country in the South Asia wants democracy। भाई ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में कि हर एक को डेमोक्रेसी चाहिए? तो यू नो, राइट्स मिलती है, फ्रीडम मिलती है, चॉइस मिलती है, इक्वालिटी होती है, इसलिए हर कोई डेमोक्रेसी में रहना चाहता है। तो इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आएगा दैट वाई डू पीपल प्रेफर डेमोक्रेसी। तो हमें समझ में आ गया है 5 मेजर साउथ एशियन कंट्रीज़ को देख के, इतनी पॉपुलेशन है इस एरिया के अंदर कि ये एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ, सेकेंड पॉइंट पर हो, कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, हर कोई ये नहीं कि हमारी कंट्री, इन कंट्रियों के अमीर लोग चाह रहे थे कि मिलिट्री रूल आ जाए, नहीं, उनको भी डेमोक्रेसी चाहिए थी, गरीब को भी डेमोक्रेसी चाहिए थी, किसी भी बैकग्राउंड के लोगों, ज़्यादातर सब लोग डेमोक्रेसी को ही सपोर्ट कर रहे थे। किसी और टाइप की गवर्नमेंट के ऊपर, चाहे मोनार्कियल हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे डिक्टेटरशिप हो, सबको क्या चाहिए था भाई, हमें जो है डेमोक्रेसी चाहिए। सिटीजन्स बिलीव करते हैं कि डेमोक्रेसी सबसे बेस्ट तरीका है गवर्नमेंट बनाने का। ठीक है, अब ये जो इतना सपोर्ट हो रहा था डेमोक्रेसी का हमारे साउथ एशिया रीजन से, तो ये ना, ये वेस्टर्न लोगों की और ये जो बाहर वालों के विचार है ना, उसको बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करा। क्योंकि ये लोग क्या कहते थे कि डेमोक्रेसी जो पैसे वाली कंट्री होती है ना, जो डेवलप्ड कंट्री होती है, उन्हीं में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल रहती है। अब हम लोग जो है, जब हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी, हम कोई बहुत पैसे वाले नहीं थे, हमारे यहाँ बहुत इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, और इन सब कंट्रीज़ के यहाँ भी, हमारे पड़ोसियों के यहाँ भी वॉर भी चल रहे थे, इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स थे। इवन दो तब भी हर कंट्री के जो इंसान था उसको क्या चाहिए थी, डेमोक्रेसी चाहिए थी। और सब धीरे धीरे करके लाई भी डेमोक्रेसी, कहीं नाम को आई, चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी डेमोक्रेसी लाए तो सही ना, और चला भी रहे हैं जैसे तैसे करके, और अच्छा रिफाइन कर भी रहे हैं दिन पर दिन। हमारी देखो डेमोक्रेसी कितनी अच्छी चलती है, हम तो एक एग्जांपल है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड का। तो जो है इससे क्या हुआ, ये बाहर के लोग कहते थे कि डेमोक्रेसी अमीर कंट्री, डेवलप कंट्री, और जो एजुकेटेड लोग होते हैं ना, पढ़े लिखे लोग होते हैं, वही डेमोक्रेसी वाली देश चला सकते हैं। ये अनपढ़ लोगों का, या थोड़ा आप मानो कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, या वो कंट्री जिनकी इकॉनमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, वो डेमोक्रेसी नहीं चला पाएंगे, ऐसा बोला जाता था। हमने इनका पूरा ये जो
ये कहते थे इसको गलत प्रूफ कर दिया था, ठीक है। तो इससे साउथ एशिया ने जो ग्लोबल इमेजिनेशन था डेमोक्रेसी को, उसे एक्सपैंड करा कि अपनी इतनी छोटी सोच मत रखो तुम, हम बताते तुम्हें डेमोक्रेसी होती क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 2, मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में कैसे कभी मिलिट्री आई कभी डेमोक्रेसी आई, ये ऐसा क्यों हुआ, इसके रीज़न भी आप जानोगे। तो एक बार मैं इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ। ये देखो, अभी पहले हम रीड कर लेंगे, उसके बाद पूरे को रिवाइज करेंगे। पूरे 10 पॉइंट्स है इसके अंदर। 10 को अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आप इनको 8 में करके लिखना। एग्जाम में 8 नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तुम्हें कोई गाइड की इस समय पे जरूरत नहीं है, कोई तुम्हें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। हेयर आर द नोट्स, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। मैंने तभी इस बारी आपके चैप्टर के नोट्स ही ऐसे बनाए हैं, खुद से खुद लिखे हैं मैंने, ये खुद अंडरस्टैंड करके टॉप पॉइंट्स बनाए हैं, जिसको अगर तुमने इस टाइप से अपने एग्जाम में लिखोगे विल गेट फुल मार्क्स। और CUET के लिए हर 1 मार्क का शॉर्ट क्वेश्चन मतलब टाइप आप प्रिपेयर कर लोगे, फिर इसका MCQ आएगा, वो भी आप कर लोगे, ठीक है। तो चलो, नोट्स अगर सोच रहे हो कहाँ से मिलेंगे, तो मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, मेरी Instagram ID है, वहाँ से जाके आपको मिल जाएंगे, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन में। अब टॉपिक 2 आता है मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है। चलो पढ़ते हैं इसको। अभी मैं जूम इन करके पढ़ाऊंगी, बाद में पूरा फिर से हम इनको रिवाइज कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी 1956 में। अब वो मैंने रेड से इसलिए लिखा है 1956 को, क्योंकि ये जो मैंने रेड से डेट लिखी है ये NCERT में नहीं गिवन, ये मैंने खुद से बल लगी हुई है यहाँ पे। तो तुम चाहो तो लर्न करो, CUET के पर्पज से लर्न करना चाह रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो कर लो, नहीं हो तो मत करना रेड वाली को, क्योंकि जो है जो ग्रीन से मैंने बाद में मैंने लिखी है वो गिवन है NCERT में, ठीक है। तो 1956 में पाकिस्तान अपनी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है बना लेता है। तो पाकिस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। जब पाकिस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लेता है तो यहाँ के जो जनरल थे, जनरल अयूब खान, ये आके एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंट्री का अपने हाथ में ले लेते हैं एंड खुद को इलेक्ट करवा लेते हैं। कब ऐसा करते हैं वो? 1958 के अंदर। ये बुक में डेट नहीं गिवन, इसमें बस ये बताया जैसी बुक में गिवन है, जैसी कॉन्स्टिट्यूशन बनती है पाकिस्तान की, उसके कुछ समय बाद जनरल अयूब खान आते हैं और जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले लेते हैं और जो है खुद को इलेक्ट करवा लेते हैं। यानी कि मतलब ऐसे इलेक्ट दिखा दो ऊपर से कि हाँ चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, और वो खुद को इलेक्ट करवा लेते हैं, ठीक है। फिर 1969 में क्या होता है, अब लोगों को तो नहीं चाहिए था कि भाई मिलिट्री रूल लगे, कोई मिलिट्री के जनरल आके हमारे को जो है गवर्न करे, नहीं। तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर लोग प्रोटेस्ट करते हैं और लोगों का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, तो अयूब खान को स्टेप डाउन करना पड़ता है, यानी कि उन्हें अपनी कुर्सी लीव करनी पड़ती है, पावर से हटना पड़ता है। दिस गेव वे टू अनदर मिलिट्री रूलर जिनका नाम हुआ जनरल याया खान। तो 1962 में अयूब खान हटते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड रूलर आता है, नहीं। अब भी एक मिलिट्री रूलर ही आके जो है नेक्स्ट मिलिट्री रूलर आ जाता है, जिनका नाम क्या है, जनरल याया खान, ठीक है। तो जनरल याया खान आ जाते हैं। तो देख लिया आपने, एक मिलिट्री रूलर है फिर दूसरा मिलिट्री रूलर है, ठीक है। अब ये वो जनरल याया खान की मिलिट्री लीडरशिप के अंदर ही है जब बांग्लादेश वॉर होता है 1971 के अंदर। याया की मिलिट्री रूल के अंदर पाकिस्तान बांग्लादेश क्राइसिस फेस करता है और बांग्लादेश वॉर होता है। बांग्लादेश वॉर में हम इंडियंस बांग्लादेश की मदद करते हैं। बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, हम उनकी मदद करते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है, बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बन जाता है। तो इफ़ यू डोंट नो, अगर किसी को नहीं पता कि भाई बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान था पहले, तो मैं बता देती हूँ कि जब हमारा पार्टीशन हुआ था, हम चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में पढ़ चुके हैं ये चीज़। जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो ब्रिटिशर ने कैसा पार्टीशन कराया, एक इन्होंने बना दिया था वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पे जहाँ पे पंजाब वाला एरिया के पास में यहाँ वेस्ट पाकिस्तान था, और यहाँ बंगाल के पास में इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था। बट पाकिस्तान क्या करता था, वेस्ट पाकिस्तान इधर जो है यहीं पे जनरल अयूब खान यहीं रहते थे, मतलब समझ लो तुम जो मेन लीडर्स होते थे वेस्ट पाकिस्तान में ही रहते थे। तो ये क्या करते थे, इनकी कोई बात नहीं मानते थे, इन्हें सप्रेस करते थे, इनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते थे। तो आपस में इनकी जो है ईस्ट पाकिस्तान की और वेस्ट पाकिस्तान की लड़ाई होती है। ये बंगाली कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, अपना उर्दू कल्चर, अपना लैंग्वेज को इम्पोज करते थे इनके ऊपर। तो लड़ाई होती है, इतनी लड़ाई हो जाती है, इनफैक्ट ये जो है इधर वेस्ट पाकिस्तान से मिलिट्री जाती है इस पाकिस्तान में, लोगों पे अत्याचार करती है, लोग डर के भाग के रेफ्यूजी बन के इंडिया आते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट हमें भी इस वॉर में एंटर करना पड़ता है और हमारा 1971 का बांग्लादेश वॉर होता है, जिसमें हम जो है जितवा देते हैं ईस्ट पाकिस्तान को और उससे एक नई कंट्री बन जाती है बांग्लादेश, ठीक है। अब 1971 के वॉर के ऊपर काफ़ी मूवीज़ भी बनी, अगर आपने देखी हो तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। अब 1971 में जो है
फिर बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया और ये याया खान जो है ये स्टेप डाउन कर जाते हैं। एंड फर्स्ट टाइम जो है एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान के अंदर 1971 के अंदर। ये किसकी थी? जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। तो फर्स्ट इलेक्टेड गवर्नमेंट कौन सी थी इनकी? आके आप मान सकते हो कि ये थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। एंड ये लीड करते हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को 1971 से 77 तक। अब 77 तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं? क्योंकि 77 के बाद एक और मिलिट्री रूलर जनरल ज़िया उल हक आ जाते हैं और ये भुट्टो गवर्नमेंट को हटा देते हैं और मिलिट्री कूप कर देते हैं। मिलिट्री कूप मतलब तख्ता पलट, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको हटा देंगे एंड मिलिट्री कूप कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कैसा शिफ्ट हो गया। अब बाद में रिवाइज भी कर लेंगे। 1977 में फिर से मिलिट्री रूल लग जाता है, ज़िया उल हक आ जाते हैं। तो 1982 के अंदर जो प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। लोग फिर से प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। एंड 1982 में रिटर्न आ जाता है डेमोक्रेसी का। अब जो प्राइम मिनिस्टर बनती है वो है बेनज़ीर भुट्टो। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी इस समय पे जो है कॉम्पिटिटिव फेज़ में थी, काफ़ी अच्छी डेमोक्रेसी चल रही थी। यहाँ पे दो पार्टी के बीच में काफ़ी टसल रहती थी। एक पाकिस्तान की पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी, वो भुट्टो इस वाली पार्टी की थी, बेनज़ीर भुट्टो, और मुस्लिम लीग, इन दोनों पार्टियों के बीच में टसल रहती थी। ठीक है, अब 1988 में डेमोक्रेसी वापस आई थी, बेनज़ीर भुट्टो की सरकार चली रही थी कि 1999 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ, यानी कि फिर से मिलिट्री के जनरल आके कूप मतलब तख्ता पलट करना, प्राइम मिनिस्टर को हटा देना, गवर्नमेंट को हटा देना और कहना मेरा रूल चलेगा, मिलिट्री रूल लगा देते हैं यहाँ पे। और उस समय पे कौन से प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने हटाया था? नवाज शरीफ को। ये नवाज शरीफ को हटा देते हैं और यहाँ पे मुशर्रफ का जो है क्या लग जाता है? मिलिट्री रूल लग जाता है। अब मुशर्रफ क्या करते हैं? ये खुद को एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट करवा लेते हैं और थोड़े बहुत इलेक्शन कराने लगते हैं पाकिस्तान के अंदर, टू गिव इट अ डेमोक्रेटिक रूल का स्ट्रक्चर, ऐसा बाहर से दिखे कि भाई हाँ डेमोक्रेसी चल रही है। तो ही हेल्ड सम इलेक्शन टू गिव देयर रूल अ डेमोक्रेटिक इमेज, कि बाहर से कोई देखे तो लगे हाँ डेमोक्रेसी हो रही है, इलेक्शन करा रही है ये वो, बट इट वाज नॉट फ्री फेयर इलेक्शन, खुद को प्रेसिडेंट बनवा लिया, दिस टाइप से चल रहा था। फ्लेजेड डेमोक्रेसी तो आई नहीं। फाइनली 2008 में जाके रिटर्न टू डेमोक्रेसी आया पाकिस्तान के अंदर। तो अगर तुम्हें लग रहा है दीदी कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, कोई कंफ्यूज नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना। एक दो बार खुद से रीड करो कैसे हुआ। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जनरल अयूब खान आए, अयूब खान के बाद जो है जनरल याया खान आए, याया खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की इलेक्टेड गवर्नमेंट आई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़िया उल हक ने हटा दिया। ज़िया उल हक के बाद फिर से डेमोक्रेसी आई बेनज़ीर भुट्टो की, उन्हें परवेज़ मुशर्रफ ने हटा दिया। पहले नाम याद कर लो, उसके बाद ईयर याद कर लेना। जैसे याया खान का तो आप बहुत आराम से याद कर सकते हो, वो कब हटे? जो है 71 में, जब बांग्लादेश वॉर हुआ, सबको पता है बांग्लादेश वॉर 71 में हुआ था। इस टाइप से आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो तुम्हें, इसलिए मैंने इवेंट और ईयर डिस्क्रिप्शन का भी टेबल बना दिया है, ये मेरे नोट्स में आपको मिल जाएगा। 56 में कॉन्स्टिट्यूशन बनी, 58 में अयूब खान ने लीडर बन गए इलेक्ट खुद को करवा के जनरल, फिर अयूब खान स्टेप डाउन करते हैं, याया खान आ जाते हैं 69 में। 71 में बांग्लादेश क्राइसिस, ईस्ट पाकिस्तान बन गया। तभी 71 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो आते हैं, 77 तक लीड करते हैं। 77 में ज़िया उल हक ने भुट्टो गवर्नमेंट को हटाया, कूप कर दिया। 1988 तक जो है फिर से प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट स्टार्ट होते हैं एंड भुट्टो की इलेक्टेड गवर्नमेंट आ जाती है, बेनज़ीर भुट्टो की। बेनज़ीर भुट्टो को 1999 में मुशर्रफ हटा देते हैं। 2001 में, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है पर चलो कोई बात नहीं, 2001 में मुशर्रफ खुद को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेते हैं और मिलिट्री का कंट्रोल मेंटेन रहता है। 2008 में जाके रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक रूल आया है और तब से लेके आज तक इलेक्टेड लीडर्स गवर्न कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो दिस इज़ द टेबल, दिस से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो टेबल रिटर्न देख रहे होते ना, थोड़ा लगता है, इसको तुम अब खुद एग्जैजरेट करके लिख देना और इस पे से सारे CUET में MCQ आने वाले हैं। ठीक है, और खाली इवेंट डिस्क्रिप्शन टेबल भी मैंने बता दिया है किस तरीके से इवेंट्स हुए थे। तो 1 मिनट पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो, वरना इंस्टाग्राम से लीजिए इसे, मेरे नोट्स में ये पूरा आपको सिंक्रोनाइज्ड वे में मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब आता है हमारा अगला जो है टॉपिक इसके अंदर कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, पढ़ के ये ऐसा लग रहा है भाई क्या चल रहा है ये, कभी डेमोक्रेसी कभी मिलिट्री, कभी मिलिट्री कभी डेमोक्रेसी। थोड़ी देर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश सही से हुई क्या होती है कि मिलिट्री रूल आ जाता है। तो व्हाट्स द रीज़न, क्यों बार बार मिलिट्री रूल आ रहा है? चलो जानते हैं मिलिट्री रूल आने का बार बार रीज़न क्या था। तो गाइस, बार बार मिलिट्री रूल आने का रीज़न था कि जो
पाकिस्तान की सोशल क्लास थी, सोशली डोमिनेंट क्लास थी, वो सपोर्ट करते थे मिलिट्री को। अब सोशली डोमिनेंट मतलब पैसे वाले अमीर लोग जो थे वो कौन से थे, मिलिट्री के लोग, क्लर्जी जो थे, लैंड डूइंग एरिस्टोक्रेसी थी, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। तो इसीलिए वो चाहते थे कि भाई अब मिलिट्री रूल ही रहे, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो उनकी पावर उनसे छिनेगी। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया, क्योंकि जो है पाकिस्तान का पार्टीशन के बाद से ये कश्मीर इशू पे हमारे साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इस वजह से इनकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रेंथ हो चुकी है। इस वजह से ये लोग मिलिट्री को बहुत ज़्यादा उस महत्वता देते हैं, इस वजह से कि भाई इन्हें जो है कश्मीर इशू को ध्यान में रखना है। तो इस वजह से क्या होता है कि मिलिट्री इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहती है। तो फिर मिलिट्री जब बहुत स्ट्रांग होती है तो वही मिलिट्री के जनरल आके इनकी डेमोक्रेसी हटा देते हैं, ठीक है। और जो है इनके मिलिट्री के जो जनरल्स हैं, मिलिट्री इनकी ये कहती थी पहले तक कि जो डेमोक्रेसी है ये फ्लॉड है, डेमोक्रेसी में ना बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम को, बहुत प्रॉब्लम्स आती है डेमोक्रेसी के अंदर। और अगर डेमोक्रेसी आएगी पाकिस्तान के अंदर तो इनकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, कि जो इनकी नेशन की बाउंड्री जो ये गार्ड कर रहे हैं ना, और उसके लिए वो थोड़ा खतरा बन जाएगी। इसलिए ये कहते हैं भाई मिलिट्री आनी ही सही बात है, ठीक है। मिलिट्री जस्टिफाइज इट्स रूल बाय क्लेमिंग दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर सेल्फिश। मिलिट्री कहती है पॉलिटिकल पार्टी सेल्फिश होती है, क्योटिक होती है, और ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर देंगी, ठीक है। अब प्रो डेमोक्रेसी सेंटिमेंट अगर हम देखें तो ये भी हमने बहुत तगड़े देखे हैं पाकिस्तान में। इवन दो कितना ही आप मान लो कि मिलिट्री रूल आया, बट पाकिस्तान के लोगों के दिलों में डेमोक्रेसी के लिए बहुत प्यार था। ये बार बार प्रोटेस्ट करते थे डेमोक्रेसी लाने के लिए। और मिलिट्री रूल होने के बावजूद भी पाकिस्तान के अंदर फ्री प्रेस थी एंड ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी बहुत चले, ठीक है। किसी की ह्यूमन राइट्स सप्रेस करते थे तो लोगों ने मूवमेंट चलाए। अब लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, क्यों पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री रूल आ रहा था? क्योंकि जो एक्सटर्नल पावर्स भी हैं जैसे वेस्टर्न नेशन, यूएसए हो गया, और भी बड़े बड़े जो नेशन थे वो भी सपोर्ट नहीं करते थे इनके आगे डेमोक्रेसी को। वो भी चाहते थे सही है यहाँ मिलिट्री रूल ही लगा है, भैया अब ऐसा क्यों है, यूएसए क्यों चाहेगा इनके यहाँ मिलिट्री रूल लगा रहा है? तो भाई यूएसए को और बाकी अमीर कंट्रीज़ को ये डर लगता था कि जो है ना पूरा का पूरा जो इस्लामिक टेररिज्म हो रहा है उसके चक्कर में ये ना हो, जो पाकिस्तान में टेररिज्म हो रहा है, टेररिस्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, इसकी वजह से ये ना हो कि पाकिस्तान के बाद जो न्यूक्लियर वेपन पड़ा है वो टेररिस्ट के हाथ में आ जाए। तो उससे क्या होगा भाई, पूरी दुनिया का बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। तो फियर रिगार्डिंग ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड कंसर्न्स अबाउट पाकिस्तान्स न्यूक्लियर आर्सेनल माइट फॉल इनटू द हैंड ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। द मिलिट्री regime in Pakistan has been seen as the protector of the western interest in West Asia and South Asia। तो इसलिए पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे साउथ एशिया में और पूरे वर्ल्ड में ज़्यादातर कंट्रीज़ का फिर ये मानना था, इसलिए कि भाई इनका जो वो है, इनका जो न्यूक्लियर वेपन है वो ना चला जाए जो है ऑर्गेनाइजेशंस के पास टेररिस्ट। तो ये सपोर्ट करते थे इनके यहाँ पे मिलिट्री रूल को ही। तो ये 5 पॉइंट्स है, ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आती है हमारी नेक्स्ट कंट्री, दैट इज़ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश भी हमारा नेबर है, बट बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का नाम ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था 1971 तक, और बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान 1947 से 71 तक, ठीक है। कौन कौन से एरियाज़ जो थे हमारी साइड से बांग्लादेश की तरफ गए थे, वो थे बंगाल के और असम के। अब पीपल इन ईस्ट पाकिस्तान, जो नाउ बांग्लादेश है, वो ना क्या करते थे, जो डोमिनेंस होती थी वेस्ट पाकिस्तान की, जिसमें वो उर्दू लैंग्वेज इनके ऊपर जो है लगा रहे थे, उसको अपोज करते थे। आई टोल्ड यू, अभी मैप बना के मैंने दिखाया था कि जो पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बना दिया था, पंजाब वाले साइड वाले को, इधर मुस्लिम पॉपुलेशन थी, यहाँ को इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान बना दिया था। अब एक बन गया वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान क्या करता था, यहाँ उर्दू बोलते थे, यहाँ बंगाली। अब ये बंगाली लोगों को जो था, बंगाली कल्चर को सप्रेस करते थे, इनको ऑटोनॉमी नहीं देते थे, इन्हें पावर नहीं देते थे, तो ये कहते थे भाई ऐसा मत करो, ठीक है। अब फॉलोइंग द पार्टीशन प्रोटेस्ट emerged against the unfair treatment meted to Bengali culture and demands for fair presentation and political power। ये वेस्ट पाकिस्तान के, अरे भाई है तो कंट्री ना, चाहे तुम्हारे बीच में हम इंडिया आ रहा था, हमारा पूरा बॉर्डर था, बट वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान वो सिंगल कंट्री। बट ये क्या कर रहे थे, सारी पावर अपने हाथ में लेकर बैठे हुए थे वेस्ट पाकिस्तान में। ईस्ट पाकिस्तान को कोई पावर नहीं, कुछ भी पावर मतलब क्या, पैसा हो गया, पावर हो गई, कुछ भी नहीं, कोई से ही नहीं था उनका। तो इसलिए यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट करती है इनकी जनता, और इनके प्रोटेस्ट को लीड करते हैं शेख मुजीबुर रहमान के एक लीडर, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान जो है इलेक्शन में खड़े होते हैं, और जैसे ही इलेक्शन में खड़े होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सीटों से जीत जाते हैं, मेजॉरिटी बना लेते हैं। ये अवामी लीग जो है थी इनकी पार्टी, वो जीत जाती है 1970 के इलेक्शन। एंड यू नो कितना ज़्यादा जीतती है, ये देखो 1970s में इनके इलेक्शन होते हैं ना,
तो जो है क्या होता है, अवामी लीग ने बहुत सारी सीटें जीती थी। अब मैंने यहाँ पे सीट मेंशन नहीं करी है, मतलब कि मेजॉरिटी गेन कर ली थी। इतनी सीटें जीत ली थी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान दोनों में मेजॉरिटी, आई थिंक सो 300 सीटें थी, तो उसमें से मेजॉरिटी इसकी आ गई थी। अवामी लीग सबसे ऊपर थी, मैं मेंशन कर दूंगी कितनी जीती थी। और इवन दो इन्होंने मेजॉरिटी बना ली थी, इनकी सरकार बननी चाहिए थी, ये क्या करते हैं वेस्ट पाकिस्तान में उस समय पे क्या करते हैं, ये आ जाते हैं जो है लीडर्स वेस्ट पाकिस्तान के, रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भाई हमने तो कोई मान ही नहीं रहे इन इलेक्शन को, ना ही असेंबली बनाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को कोई पावर देने की जगह कि ये इलेक्शन के थ्रू इतनी ज़्यादा सीटों से ये जीते हैं, इनको अरेस्ट करके ये जेल में डाल देते हैं। लोगों को फिर बहुत गुस्सा आता है। ये कब की बात हो गई, 71 आ गया था लगभग। लोगों को बहुत गुस्सा आता है कि भाई एक तो इलेक्शन हुए फ्री फेयर, हमारे लीडर जीते, उसके बाद तुम हमारे लीडर को पूरे पाकिस्तान की तो ऑटोनॉमी देना छोड़ो, यहाँ की भी ऑटोनॉमी नहीं दे रहे हो इस पाकिस्तान की। और ऑटोनॉमी मतलब पावर देनी तो छोड़ो, तुम इन्हें जेल में डाल रहे हो। तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं लोग। अब जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो मिलिट्री रिस्पॉन्स आता है। उस समय पे जनरल याह्या खान थे, तो जनरल याह्या खान क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं बंगाली मूवमेंट को बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अत्याचार करा था लोगों के ऊपर, वुमेन हो मेन हो सबके ऊपर। और इतना ज़्यादा अत्याचार हुआ था कि लोग डर के रेफ्यूजी बन के इंडिया आ रहे थे, ठीक है। तो जब इतना रेफ्यूजी इंडिया आता है तो इंडिया भी इस वॉर को सपोर्ट करता है। इंडिया जो है इस पाकिस्तान को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली भी, मिलिट्री भी। और लीडिंग टू वॉर इन दिसंबर 1971 हमारा ही पाकिस्तान से जंग शुरू हो जाती है 1971 में, और हम पाकिस्तान को इस वॉर में हरा देते हैं। जो है पाकिस्तान को जब हम हरा देते हैं तो उसके बाद में क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश होता है एज एन इंडिपेंडेंट नेशन फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बांग्लादेश एक पर्टिकुलर नेशन बना, ये आप समझ गए। अब जब बांग्लादेश नेशन एक बन जाता है, एक बार इसको रीड कर लो जो मैंने पूरा बता दिया है कि किस तरीके से पार्टीशन के बाद से अब तक बांग्लादेश का जो है क्रिएशन हुआ, ठीक है। ये आप सेकंड बुक में भी पढ़ोगे तो उसका लर्न करवा भी लिख सकते हो। अब जब बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बन जाती है ऑन द ग्लोबल स्फेयर, उसके बाद क्या होता है, तो जैसे ही बांग्लादेश कंट्री बनती है ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में हाईलाइट करते हैं सेक्युलरिज्म, यानी कि सब धर्म को एक समान ट्रीट करेंगे, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म, ठीक है जी। चलो, और अब क्या होता है, इनका जो है चल रही है डेमोक्रेसी, इनका चल रहा है पूरा बढ़िया से सिस्टम। अब क्या होता है, 71 में ही तो कंट्री बनी थी, धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बनी। अभी सिस्टम चल ही रहा था कि 1975 में जो इनके शेख मुजीबुर रहमान थे, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देते हैं और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो इनकी थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 11 में पढ़ी है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट पे ज़्यादा पावर होती है, उससे ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लगा देते हैं, ठीक है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को अबॉलिश कर देते हैं अपनी पार्टी को छोड़ के। ये खुद कौन सी पार्टी के थे, अवामी लीग के। और इससे लोग बड़े परेशान होते हैं कि भाई ये क्या हुआ, ये हमारे लीडर जिनको हम इतनी रिस्पेक्ट करते हैं ये क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा, पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दी, बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को हटा दिया, डेमोक्रेसी तहस नहस कर दी। उसके बाद क्या होता है, तो इस कारण क्या होता है, जो शेख मुजीबुर रहमान है इनका असैसिनेशन यानी कि इनका कत्ल हो जाता है ड्यूरिंग अ मिलिट्री अपराइजिंग। एक मिलिट्री अपराइजिंग हो रही होती है, मतलब लड़ाई हो रही होती है, और उसमें जो है इनको असैसिनेट कर दिया जाता है। अब इसके रिजल्ट में क्या होता है, राइज ऑफ मिलिट्री रूल हो जाता है बांग्लादेश के अंदर। फॉलोइंग इज सेशन, जो रज़िया और रहमान थे जो मिलिट्री के जनरल थे बांग्लादेश के, वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाते हैं और इलेक्शंस जीत जाते हैं 1979 के, ठीक है। उसके बाद इनको भी ज़िया और, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेसी से नहीं चला रहे होंगे, इलेक्शन करवाए, इलेक्शन ये जीत गए, ठीक है। उसके बाद ज़िया और रहमान जो थे उनको भी कोई असैसिनेट कर देते, उनका भी कत्ल हो जाता है, लीडिंग टू अनदर मिलिट्री कूप। एक और मिलिट्री जनरल आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, एक और मिलिट्री रूलर आ गए, ठीक है, दूसरे मिलिट्री रूलर आ गए। अब इस समय पे डिमांड फॉर डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसके अंदर, बांग्लादेश के अंदर। 1979 आ चुका था, स्टूडेंट्स बहुत आगे रहते हैं इस प्रोटेस्ट में कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें मिलिट्री रूल नहीं चाहिए। और इतना ज़्यादा प्रेशर करते हैं अरशद कौन हो गए, जो इनके मिलिट्री जनरल थे, इनके ऊपर कि इन्हें जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी अलाउ करनी पड़ती है लिमिटेड लेवल में, कि ठीक है थोड़ी बहुत आप पॉलिटिकल एक्टिविटी कर लो। इवेंचुअली अरशद क्या करते हैं, खुद को 5 सालों के लिए इलेक्ट कर देते हैं एज अ प्रेसिडेंट कि अब अगले 5 साल तक मैं प्रेसिडेंट रहूँगा। फिर लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट करा एंड फाइनली 1990 में इनको रिजाइन करना पड़ता है। अब 1990 के बाद कोल्ड वॉर भी ख़त्म हो गया, 1991 में सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, वैसे ही इलेक्शंस इनके 1991 से चल रहे हैं। और आज तक बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है और इलेक्शंस होते हैं। तो ये अब आपको जो है
लर्न करना होगा कि किस तरीके से सबसे पहले जो इनके लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने चेंज करा कॉन्स्टिट्यूशन को, उनका असैसिनेशन हुआ तो मिलिट्री रूल लगा। जो है मुजीबुर रहमान के उसके असैसिनेशन के बाद ज़ियाउर रहमान का असैसिनेशन के बाद एच एम अरशद का लगा। एच एम अरशद के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हुआ तो उनको रिज़ाइन करना पड़ा कुछ समय बाद, एंड फाइनली इंडिया डेमोक्रेसी हो गई इस्टेब्लिश। इसका मैंने इवेंट डिस्क्रिप्शन चार्ट बना दिया है, 2 सेकंड का वेट करके इसको पूरा रीड कर सकते हो आप। दिखी रहा है, मैं साइड ही हूँ, ध्यान से इसको रीड कर सकते हो, नोट्स में आपको ये मिल जाएगा। इससे आपको कोई हॉच पॉच फील नहीं होगी, यू कैन रीड इट और इसका आंसर फॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है। नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल हिंदू किंगडम हुआ करता था, उसके बाद नेपाल बन गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है। जो नेपाल है उसकी जो किंग है वो सपोर्ट करते हैं आर्मी को कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल बनाओ, लिमिटेड डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जो पब्लिक है वो एक ओपन गवर्नमेंट मांगती है। तो मतलब यहाँ की भी पब्लिक की अपने राजा से क्या डिमांड थी, भाई आप डेमोक्रेसी लाओ। 1990 के अंदर जो है नेपाल के अंदर बहुत प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट होते हैं, यानी कि लोग डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेस्ट करते हैं कि हमें चाहिए, तो किंग को एक्सेप्ट करना होता है, जो है मजबूरी में करना पड़ता है, एंड न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इनकी बन जाती है, ठीक है। अब जो इनके यहाँ डेमोक्रेसी आती है वो काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। जो 1990s में आई उसने बहुत इंस्टेबिलिटी और चैलेंजेस फेस करे, ठीक है। इस समय में इनके यहाँ पे माओइस्ट इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। द माओइस्ट ये एक टाइप का ग्रुप है नेपाल का जो ना आर्म्ड रिजरेक्शन में बिलीव करते हैं अगेंस्ट मोनार्की, कि मोनार्की के खिलाफ हमें हथियार उठाने पड़ेंगे तभी मोनार्की स्टेप डाउन करेगा, और जो रूलिंग एलाइट है, जो अमीर लोग हैं और जो मोनार्की राजा है, इसके खिलाफ हमारे को जो है हथियार उठाने पड़ेंगे, वायलेंट होना पड़ेगा, तब जाके जो है हमें हमारी आज़ादी मिलेगी, डेमोक्रेसी मिलेगी। और इनकी लड़ाई हो जाती है कई बारी राजा की आर्मी के साथ में। अब इससे क्या हो गया, एक ट्रायंगुलर कॉन्फ्लिक्ट चला नेपाल में, एक तरफ माओइस्ट जो वायलेंट थे, एक तरफ मोनार्किस्ट, और तीसरी तरफ थे डेमोक्रेट्स जो चाहते थे कि यार हम प्रोटेस्ट करके, वायलेंटली नहीं, पीसफुल प्रोटेस्ट करके हम अपनी आवाज़ उठा के राजा से डेमोक्रेसी हासिल करेंगे, ठीक है। अब जब माओइस्ट ने जो है ऐसे करा, माओइस्ट ने जो है अटैक करा, वायलेंट हो गया, तो 2002 के अंदर राजा जी ने क्या करा, जो पार्लियामेंट इनके यहाँ चल रही थी और जो माइन्यूट लेवल पे डेमोक्रेसी चल रही थी ना, वो भी ख़त्म कर दी और पूरा का पूरा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वापस आ जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि बेसिकली 1990 के बाद जो है इनके यहाँ 1991 मान लो, 2 मान लो, इस पीरियड के अंदर जो है थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी चल रही थी, 2002 में वो भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है जी। अब 2002 के अंदर जब डेमोक्रेसी पूरी हट जाती है तो 2006 में मैसिव नेशन वाइड प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट होता है। अप्रैल 2006 में पूरे नेपाल के लोग सड़कों पे उतर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं कि आप जो है राजा जी हमें डेमोक्रेसी चाहिए। इसमें 7 पार्टी अलायंस, माओइस्ट और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे तीनों इकट्ठे हो जाते हैं और नॉन वायलेंट मूवमेंट करते हैं, और इससे इनको बहुत बड़ी विक्ट्री मिली। राजा डर जाता है जब पूरे के पूरे लोग सड़कों पे उतर के आ गए, तो राजा क्या करते हैं, राजा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो उन्होंने डिसॉल्व कर दिया था 2002 के अंदर, उसको वापस कर देते हैं, एंड जो है नेपाल को क्या बन जाता है, नेपाल बन जाता है एक वो डेमोक्रेसी। फाइनली जो है 2008 में जाके जो है नेपाल एक फुल फ्लेजेड कंट्री बन जाता है, रिपब्लिक बन जाता है, एंड फुल डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, मोनार्की को बिल्कुल ही हट चुकी होती है, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो यहाँ पे जो है जो नेपाल है उसका भी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा। तो हेयर आपको क्या याद रखना है कि किस तरीके से 1990s के अंदर नेपाल में जो है कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की शुरू होती है, जिसको 2002 में अबॉलिश कर दिया जाता है और 2006 में वापस से जो है स्टार्ट करा जाता है जब बहुत प्रोटेस्ट होता है जनता का, एंड फाइनली 2008 के अंदर जो है नेपाल एक रिपब्लिक बन जाता है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत डिटेल है, अलग अलग प्रोटेस्ट हुए थे, हमारी एनसीईआरटी में इतना ही गिवन है, इसका भी मैं चार्ट लगा दूंगी, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। अब हमें पढ़ना है कि नेपाल ने डेमोक्रेसी फुली अडॉप्ट कैसे करी। तो डेमोक्रेसी अडॉप्ट करने के लिए नेपाल ने क्या करा था, काफ़ी सारा काम करा नेपाल ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जो इनकी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ड्राफ्ट करने वाली थी।
सम फैक्शन जो थे अब इनके, जब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बननी थी तो माओइस्ट की भी सुनी गई, 7 पार्टी अलायंस की भी सुनी गई, सोशल एक्टिविस्ट की, सबकी सुनी गई थी। तो कुछ फैक्शन ऐसे थे जब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बननी थी जो कहते थे कि जो है ना, क्योंकि इनका जो है पास्ट से इन्हें कनेक्टेड रहना है, तो जो मोनार्क है, जो राजा है, उसको थोड़ी बहुत नॉमिनल प्रेजेंस उनको देनी चाहिए जिससे कि अपनी रूट्स से जुड़े रहें। बट जो माओइस्ट थे वो ये कहते थे, माओइस्ट मतलब वो जो बिल्कुल वायलेंस स्ट्रगल टाइप करते थे, वो कहते थे कि रैडिकल सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम्स लगाने की ज़रूरत है, तभी इनके कंट्री का डेवलपमेंट होगा। रैडिकल मतलब दैट यू हैव टू अप्रोच वेरी स्ट्रिक्ट वाली आपको लगानी पड़ेगी। अब नॉट ऑल पार्टीज इन द 7 पार्टी अलायंस अग्रीड विद द माओइस्ट प्रपोजल। अब 7 पार्टी अलायंस में 7 पार्टीज का मिलके एक अलायंस बना हुआ था, तो इनमें से बहुत सारी पार्टीज माओइस्ट की इस अप्रोच को सपोर्ट नहीं करती थी। माओइस्ट और बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे उनके बीच में भी काफ़ी सस्पेशन रहता था, ठीक है। तो इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, बट फाइनली जो है 2008 के अंदर नेपाल अबॉलिश कर देता है मोनार्की को बिल्कुल फुल फ्लेजेड वे के अंदर, एंड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। 2015 में नेपाल की अपनी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गई, एंड जो है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था ये डेमोक्रेटिक जर्नी में नेपाल की और पूरे वर्ल्ड की भी, कि कैसे लोग हारे नहीं, थके नहीं, धीरे धीरे करके बार बार प्रोटेस्ट करके इन्होंने डेमोक्रेसी हासिल कर ही ली, ठीक है। तो विद दिस ये कंप्लीट होता है। अब आते हैं अब हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट कंट्री जो है गाइस श्रीलंका। तो श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका एक डेमोक्रेसी रही है 1948 से लेके आज तक। तो श्रीलंका में डेमोक्रेसी और मिलिट्री रूल का तो कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे जो प्राइमरी चैलेंज आया था वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था, ना कि मिलिट्री या मोनार्कियल कॉन्फ्लिक्ट। एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मतलब कि जो तमिल पीपल थे और जो सिन्हाला पीपल थे उनके बीच में, जो पावर शेयरिंग चैप्टर क्लास 10 में भी हमने पढ़ा था। तो जैसे ही पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या होता है, जब इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो श्रीलंका के अंदर जो कम्युनिटी सिन्हाला थी वो डोमिनेटेड थी, यानी कि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी, वो मेजॉरिटी में थे और वो डोमिनेट करते थे तमिल्स को। अब सिन्हाला लोग क्या करते थे, जो सिन्हाला पीपल थी वो तमिल पॉपुलेशन को सप्रेस करते थे, उनके ऊपर अत्याचार करते थे, उनको जो है उनकी लैंग्वेज को, उनके रिलीजन को, उनको कहीं पे भी प्रेफरेंस नहीं देते थे। इवन अगर कोई जॉब भी होती थी या एजुकेशन बैकग्राउंड में आप देखोगे तो जैसे कि अगर कोई तमिल है तो उसको नहीं जाने देंगे, सिन्हाला है चाहे कम एजुकेटेड है उसकी जॉब लग जाएगी। तो इस टाइप की डोमिनेशन ये अपनी मेजॉरिटी कम्युनिटी दिखाती थी। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर जो है तमिल्स पीपल इंडिया के भी इन्वॉल्व थे, तो इसमें इंडिया का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे तमिल जो लोग रहते थे श्रीलंका के अंदर, उसमें कुछ तो ओरिजिनली तमिल जो है श्रीलंका के थे वो थे, और कुछ इंडिया से माइग्रेट करे हुए थे जो प्लांटेशन के टाइम पे वहाँ जाके रहने लगे थे। तो कुछ तमिल की परसेंटेज जो है इंडियन तमिल्स भी थे। अब क्या होता है, निगलेक्ट ऑफ तमिल कंसर्न, यानी कि जो ये सिन्हाला कम्युनिटी इतना अत्याचार कर रही थी तमिल्स के ऊपर, उनकी बातें नहीं मानती थी, उनको निगलेक्ट करती थी। तो जो तमिल पीपल थे वो क्या करते हैं, वो अपना एक मिलिटेंट बना लेते हैं, मतलब एक अपनी जो है फोर्स बना लेते हैं और जो है तमिल ईलम की डिमांड करते हैं, यानी कि अपनी एक सेपरेट कंट्री बनाने की डिमांड करते हैं 1983। और LTTE इनकी फोर्स का नाम था, लिबरेशन टाइगर्स तमिल ईलम फुल नाम है इसका। और ये क्या करते हैं, फाइटिंग करते हैं, पूरी आर्मी से श्रीलंका की फाइट करते हैं। अब जो ये श्रीलंकन इशू है इसमें इंडियन ओरिजिन के लोग भी हैं, कि जो इंडियन तमिल्स माइग्रेट करके वहाँ गए हुए थे। तो हमारी कंट्री के जो तमिल लोग हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर करते हैं कि आप भी जरा जाके देखो, हमारे लोग यहाँ पे मर रहे हैं इस वजह से। तो इस लिए हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है वो मीडिएट करने के लिए जाती है श्रीलंका के अंदर तमिल इशू के ऊपर। 1987 में इंडिया एक अकॉर्ड भी साइन करती है और एक ट्रूप्स भेजते हैं हमारे जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, कि वहाँ जाके वो पीस की सिचुएशन बना पाए। और इवेंचुअली होता क्या है कि हमारी जो इंडियन आर्मी थी वो फाइट हो जाती है उनकी LTTE से, यानी कि LTTE वही तमिल्स पीपल की जो मिलिशिया थी, जिनकी मदद करने के लिए हम एक तरीके से गए थे कि भाई किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो। हमारे जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस है उनकी फ़ाइट उन्हीं से ही हो जाती है। और जो श्रीलंकन्स थे उनको इंडिया के ट्रूप्स का वहाँ प्रेजेंट होना अच्छा नहीं लगता, उन्हें लगता है कि हम लोग इनके इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं। 1989 में हम अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेते हैं और उसके बाद से लेके आज तक हमने कभी भी श्रीलंका के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करी। श्रीलंका के अंदर क्राइसिस बहुत समय तक चलते रहे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ यानी कि नॉर्वे आइलैंड, ये जो आइलैंड वाली कंट्रीज़ है ना, ये इनका जो है मामला सेटल कराने के लिए नहीं होता है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 2009 में जाके ख़त्म होता है। कब से शुरू है, गिन लो जरा, समय गिन लो। 1987 में तो इंडिया की ट्रूप्स गई थी,
उससे भी पहले 1983 से लेके आप समय गिन लो 2009 तक जो है प्रॉब्लम चलती रहती है। फाइनली 2009 में जाके LTTE का जो है डिफीट हो जाता है और ये जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस बीच में जो है आप समझ सकते हो कितनी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। सिविल वॉर इतने समय तक चलता रहा। तो ऐसा कहा जाता है कि जब भी कभी वॉर चल रहा हो कंट्री के अंदर तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती है। तो क्या इनकी हुई थी या नहीं हुई थी? तो श्रीलंका में ये देखा गया कि इवन दो इनके यहाँ पे इतना वॉर हो रहा था बट इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। श्रीलंका वॉज द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू इफेक्टिवली कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑल्सो। ये पॉपुलेशन ग्रोथ भी जो है कर लेते हैं, इनका GDP भी अच्छा रहता है थ्रू आउट द सिविल वॉर। इवन दो सिविल वॉर चल रहा है तो भी ये हाई GDP कर लेते हैं। कितना ही इनके यहाँ प्रॉब्लम रही बट इन्होंने साथ ही के साथ में अपना डेमोक्रेसी को भी आँच नहीं आने दी। डेमोक्रेसी भी इनके यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम अच्छे से चला। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको पूरा का पूरा हमारा श्रीलंका का हमें 3 पॉइंट्स में बताना है। डेमोक्रेटी कैसे आई इनके यहाँ, इंडिपेंडेंस के बाद कैसे हुआ, तामिल्स पे क्या साथ में क्या हुआ, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गई तो क्या हुआ, और कंटिन्यू वायलेंस कब तक चला, वायलेंस कब ख़त्म हुआ, और इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ इस वायलेंस के दौरान कैसी रही। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जो है अब चैप्टर के नेक्स्ट आप जंप करोगे स्पॉट पे जो है हमारे रिलेशन हमारे सारे नेबर्स के साथ। अब हमने नेबर्स के घर में पढ़ लिया क्या क्या हुआ, क्या डेमोक्रेसी लाए, कैसे लाए, क्या करा, क्या दिक्कतें आई। अब हम जानेंगे हमारा रिलेशन हमारे सारे नेबर्स के साथ में। पढ़ना है इंडिया एंड पाकिस्तान के क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो मोस्ट प्रोमिनेंट इशू हमारा आफ्टर द पार्टीशन स्टार्ट हो गया था ऑन द फेट ऑफ कश्मीर। क्या है कश्मीर इशू, क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है क्लेम कर रही है दैट कश्मीर बिलोंग टू इट। इससे रिलेटेड हमारा वॉर हुआ 1947 से 48 के अंदर। दिस कॉन्फ्लिक्ट रिजल्टेड इन द डिवीजन ऑफ कश्मीर इनटू पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड द इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेपरेटेड बाय द लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये 1947-48 वॉर के बाद क्या होता है, जो डिवीजन हो जाता है कश्मीर का, हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है काफ़ी सारा वो जो है पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाता है और पाकिस्तान उसे कब्जा लेती है। उसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल है, बाकी हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब 1965 के अंदर भी हमारा इनके साथ वॉर होता है, वो होता है हमारा, और उसके बावजूद भी हमारा कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हो पाता। 1971 के अंदर हमारा बांग्लादेश वॉर होता है पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश वॉर मतलब जो हमने इस पाकिस्तान को लिबरेट कराया था एंड इसमें हमारी विक्ट्री बहुत सारी हुई थी, हम जीत गए थे बहुत अच्छे से, बट स्टिल कश्मीर इशू जो है सॉल्व नहीं हो पाया। तो सबसे पहले हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है। बॉर्डर डिस्प्यूट के बाद हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक इश्यूज भी है पाकिस्तान और इंडिया के। सबसे पहला कॉन्फ्लिक्ट है हमारा रिलेटेड टू कश्मीर और दूसरा है हमारा कंट्रोल ऑफ सियाचिन ग्लेशियर पे। नेक्स्ट है आर्म्स रेस। आर्म्स रेस भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंटेंसिफाई हो गया 1990 से, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज़ हो चुकी हैं और न्यूक्लियर वेपन मिसाइल कैपेबिलिटी दोनों के पास है। अब हमने पता आपको जब हमने 1998 में अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था तो उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था छगाई हिल्स के अंदर। अब मिलिट्री रिलेशनशिप डिक्रीज वॉर लाइकलीहुड, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में जो है मिलिट्री रिलेशनशिप हो रहे हैं, टॉक्स हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है अब हमारा फुल स्केल वॉर जो है वो डिक्लाइन हो गया है। बट म्यूचुअल सस्पिशन गवर्नमेंट के बीच में बहुत ज़्यादा है, मतलब कि वो भी हमारे पे शक करते हैं और हम भी उन पे बिल्कुल डायरेक्ट नज़र रखते हैं कि हमारी तरफ जो है कोई भी जो है प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, इंडिया जो है अक्यूज़ करता है पाकिस्तान को ऑफ सपोर्टिंग कश्मीरी मिलिटेंट्स विद आर्म्स ट्रेनिंग एंड फंडिंग फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी। अब हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान कश्मीरी मिलिटेंट्स को आर्म्स कर दे रहा है, यानी कि बंदूकें दे रहा है, ट्रेन कर रहा है, उनको और फंड कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाने के लिए हमारे एरिया के अंदर। एंड जो बाकी इशू क्या है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अगर बात करो आप, पाकिस्तान ब्लेम करता है इंडिया को कि हम उनके जो सिंध और बलूच है वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक इशू के बाद हमारा एक वाटर डिस्प्यूट भी है, इंडस वाटर डिस्प्यूट है। ये जो हमारी इंडस रिवर है इससे रिलेटेड भी हमारी बहुत पानी को शेयरिंग को लेकर हमारा बहुत डिस्प्यूट हुआ था 1960 से पहले। बट 1960 के अंदर हमारी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वर्ल्ड बैंक ने साइन कराई थी, उससे लेके आज तक हमने पानी के ऊपर लड़ाई नहीं करी है। इवन तो उसके बाद हमारा वॉर हुआ 2 बार हुआ पाकिस्तान से, बट इस ट्रीटी के ऊपर हमने कभी बात नहीं करी। ठीक है, ऑन गोइंग इशूज़ की बात करें हम तो बहुत सारे मेजर और माइनर इशूज़, अब माइनर तो अभी भी चल रहे हैं। जैसे कि हम लोगों का नॉन एग्रीमेंट है ऑन द डिमार्केशन लाइन ऑफ द सर क्रीक इन द रन ऑफ कच्छ। तो रन ऑफ कच्छ जो हमारा गुजरात और वो पाकिस्तान वहाँ से मिलता है, उस एरिया के अंदर जो है कुछ हमारा
बॉर्डर का डिमार्केशन का लाइन है। सुनने में तो इशू लग रहा है कि छोटा है, बट छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स है, काफ़ी सारी रिसोर्सेज है। तो उसकी जो है फिर डिवीजन को लेकर जो है ये एरिया बहुत कंट्रोल का इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी काफ़ी सारा हमारा ये ऑनगोइंग इशू है। बाकी अगर हम अपने नेबर्स से पूछे कि भाई क्या हमारे जो है हालचाल है इनके साथ में, तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बांग्लादेश ने सेवरल इश्यूज फेस करे हैं, पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के वाटर के ऊपर जो शेयरिंग है। दूसरा, इंडिया हैज़ एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन ओवर बांग्लादेश डिनायल ऑफ इलीगल इमिग्रेशन टू इंडिया। बांग्लादेश से लोग इलीगली इमिग्रेट होकर इंडिया आते हैं, ये नहीं मानते इस चीज़ को। कई बार बांग्लादेश एंटी इंडियन इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करता है और जो है इसको हम बुरा मानते हैं इस बात का। नेक्स्ट, बांग्लादेश ने कई बार हमारे इंडियन ट्रूप्स को बांग्लादेश के अंदर से मूव करने को मना कर दिया जब हमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जाना था। डिसीजन नॉट टू एक्सपोर्ट नेचुरल गैस टू इंडिया। इन्होंने एक बार हम क्या कहा कि हमें नेचुरल गैस ही एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही म्यांमार को करने देंगे बांग्लादेश के थ्रू, क्योंकि नेचुरल गैस पाइपलाइन से आते हैं कि हमारी तरफ से पाइपलाइन मत ले जाना, हम नहीं जाने देंगे। ठीक है, इन्होंने ऐसा किया था। ठीक है, बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश हमारे पे क्या आरोप लगाती है, एक्यूज़ करती है, तो बांग्लादेश कहती है कि इंडिया जो है रीजनल बुली की तरह रिएक्ट करता है इन शेयरिंग रिवर वाटर, मतलब कि हम रिवर वाटर को ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं और हम इनकी चित्तौड़गढ़ हिल ट्रैक्स के अंदर जो है अपना इनकी जो है वहाँ से नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हम अनफेयर रहते हैं ट्रेड के अंदर। कोऑपरेशन ऐसा नहीं, हम लड़ते ही रहते हैं, हमारी कोऑपरेशन भी है ये बांग्लादेश और इंडिया की, वो है डिस्पाइट द डिफरेंसेस हम कोऑपरेट करते हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस है हमारे, ट्रेड करते हैं हम एक दूसरे के साथ में पिछले 20 सालों से। बांग्लादेश इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है जो म्यांमार से कनेक्ट होते हुए चलता है। बोथ कंट्रीज रेगुलेट जो है कोऑपरेट करती है एक दूसरे के साथ डिजास्टर मैनेजमेंट पे और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पे। अब हमारा जो है एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि 2015 में बांग्लादेश और हमने इम्पॉर्टेंट एनक्लेव्स जो है वो एक्सचेंज करे थे। एनक्लेव्स क्या होते हैं, देखो जैसे कि एक रीजन के अंदर आपके कंट्री के ऐसे लोग रह रहे हैं जो हमारे यहाँ के कल्चर से, हमारी आइडेंटिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करते, और दूसरी कंट्री में ऐसे लोग रह रहे हैं जो हमारे रीजन की आइडेंटिटी कल्चर से मैच करते हैं, तो इसको बोला जाता है एनक्लेव। जैसे कि हमारा पूरा कंट्री है, उसके एक हिस्से में ऐसे लोग रह रहे हैं जो बराबर वाली कंट्री की जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको मानते हो और उस कंट्री में हमारे रह रहे हैं, तो इन्हें एनक्लेव हम कहते हैं। तो हमने एनक्लेव जो है ना, मतलब पूरी बाउंड्री, पूरा एरिया वो जो है एक्सचेंज कर लिया, फिर उसमें गवर्नमेंट्स करने में उन पर राइट्स रूल्स लगाने में आसानी होती है। ठीक है, अब ऑनगोइंग एफर्ट चल रहे हैं हमारे कि हम लोग जो है जितने कॉमन थ्रेट्स हैं जो हम दोनों के ऊपर है, बांग्लादेश पाकिस्तान जो बांग्लादेश और इंडिया के ऊपर है, उन्हें समझें और एक दूसरे को जो है सपोर्ट करें। ठीक है, अब हम इंडिया और नेपाल के रिलेशन देखेंगे। तो इंडिया और नेपाल का काफ़ी यूनिक रिलेशनशिप है। हम लोगों ने ट्रीटी साइन इनफैक्ट कर रखी है जिसके थ्रू इंडिया से नेपाल, नेपाल से इंडिया लोग बिना वीज़ा और पासपोर्ट के भी आ जा सकते हैं। डिस्पाइट दिस स्पेशल रिलेशन, ट्रेड करना, कुछ डिस्प्यूट हमारे बीच में भी है। इंडिया ने कई बार नाराज़गी दिखाई है इस बात पे कि नेपाल काफ़ी लिंक करता है चाइना के साथ में, जहाँ पे एंटी इंडियन एलिमेंट चलता रहता है। इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी जो माओइस्ट मूवमेंट नेपाल में चलता है उसको थ्रेट मानती है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पे नक्सलिस्ट ग्रुप्स जो है उनका राइज हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर हम नेपाल का देखें तो मैनी नेपाली लीडर्स और जो सिटीज़न है वो मानते हैं कि इंडिया जो है, यानी कि हमारी कंट्री जो इनके इंटरनल अफेयर में जो है दखल अंदाजी करती है। हम इनको जो है रिवर वाटर का जब शेयरिंग होती है तो जो है फेयर तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज में, और हम जो है नेपाल को जो है एक्सेस नहीं देते हैं सी का थ्रू इंडियन टेरिटरी, क्योंकि ये तो लैंडलॉक कंट्री, इनके पास तो समुद्र है नहीं, हमारे थ्रू ही जाएगा, तो ये कहते हैं हम इन्हें सी का एक्सेस नहीं देते हैं सही से। बट ऐसा नहीं है, हमारे कॉपरेशन नहीं है। इंडिया और नेपाल के रिलेशन काफ़ी स्टेबल रहे हैं, पीसफुल रहे हैं, ट्रेड होता है, साइंटिफिक कोलैबोरेशन होती है, मैनेजमेंट नेचुरल रिसोर्सेज की हमारा काफ़ी अच्छा रिलेशन है, ऑप्टिमिस्टिक रिलेशन है। और जब से नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी आ गई तब से हमारे बायलैटरल टाइज और अच्छे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा श्रीलंका के साथ रिलेशन आता है। तो रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका हैज़ बिन कॉम्प्लिकेटेड। स्टार्टिंग में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इंडिया के लीडर्स को डिफ़िकल्ट लगता था न्यूट्रल रहना जब वहाँ पे जो तमिल पॉपुलेशन है उनके ऊपर अत्याचार होते थे। अब 1987 के जो है इंटरवेंशन के बाद हमने डिसएंगेजमेंट पॉलिसी अपनाई कि हम कभी भी इनके इंटरनल इश्यूज़ में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। इकोनॉमिक टाइज हमारे काफ़ी अच्छे हैं श्रीलंका के साथ में, हमने जो है इनके साथ में ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन करे हुए हैं।
और जब सुनामी आई थी श्रीलंका के अंदर तो उसके बाद हमने इनकी बहुत हेल्प करी थी रिस्ट्रक्चर करने में इनकी इकोनॉमी को, और तब से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। ठीक है, लास्ट में अब ऐसा नहीं है कि हम बाकी कंट्रीज़ का नहीं पढ़ेंगे, इंडिया और भूटान का हम पढ़ते हैं। तो इंडिया और भूटान का नो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, कोई ऐसा हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है भूटान के साथ। इनफैक्ट भूटान के मोनार्क हमारी कई बार हेल्प करते हैं जब भी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर गोरिल्ला मूवमेंट्स होते हैं, मिलिशियाज बनती हैं, तब इंडिया जो है भूटान के अंदर बहुत बार क्या करता है, इन्वेस्ट करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स के अंदर। इंडिया जो है भूटान का लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेवलपमेंट एड है, हम जाके वहाँ डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कॉलेज बनवाए, कुछ करा, इंडस्ट्री लगाए, ऐसा काम करते रहते हैं। इंडिया और मालदीव्स का रिलेशन देखें तो वार्म एंड कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं हमारे मालदीव्स के साथ में। कभी भी अगर जो है जैसे आपको बता रखा है कि तमिल मर्सनरीज ने श्रीलंका से ना मालदीव्स पे भी अटैक कर दिया था 1988 में, तो हम इनकी मदद करने गए थे और हमने इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, टूरिज्म में, फिशरीज को डेवलप करने में मदद करी, किसकी, मालदीव्स की। ठीक है, विद दिस चैलेंजेस विद इन द स्मॉलर नेबर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि सबकी हमारी सी प्रॉब्लम है, आपस में भी इनकी हो जाती है। जैसे स्मॉलर कंट्रीज जो है सबसे पहले, जैसे एरिया वाइज, जैसे आप मानो बांग्लादेश, भूटान, मानो भूटान तो नहीं है, जैसे नेपाल हो गया और श्रीलंका हो गया, ये कई बार कहते हैं कि हम लोग जो है ना, हम रीजनल बुली की तरह काम करते हैं क्योंकि हमारा साइज़ उनसे बहुत बड़ा है। और हम इंडिया, हम परेशान इस बात पे रहते हैं क्योंकि ये हमारे आजू बाजू में जितने हमारे पड़ोसी हैं, इनके यहाँ की तो डेमोक्रेसी स्टेबल नहीं रही इतने समय तक, इतने इनके यहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, तो उसका कहीं ना कहीं असर हमारे ऊपर भी पड़ता था। ठीक है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स, माइग्रेशन इशू, ये सब हमें फेस करने पड़े थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो है इनकी आपस में भी कुछ प्रॉब्लम रहती है या नहीं रहती, तो यस रहती है। नेपाल और जो है बहुत, यहाँ पे बहुत शॉर्ट फोन टाइम, रियली सॉरी, नेपाल की और जो है ना क्या कहते हैं भूटान की रहती है। डिसएग्रीमेंट्स ओवर द एथनिक नेपालीज माइग्रेशन इनटू भूटान, तो भूटान का रहता है कि जो है एथनिक नेपालीज माइग्रेट करके भूटान आ जाते हैं। कंसर्न अबाउट रोहिंग्या माइग्रेशन फ्रॉम म्यांमार टू इंडिया एंड बांग्लादेश, जो रोहिंग्यास का माइग्रेशन हो रहा है म्यांमार से इंडिया और बांग्लादेश में। बांग्लादेश और नेपाल का भी डिफरेंसेस है ओवर द फ्यूचर मैनेजमेंट ऑफ हिमालयन रिवर, इनके भी कुछ जो है प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पीस एंड कॉपरेशन इन साउथ एशिया। जैसे आपने साउथ ईस्ट एशियन नेशन की ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी है, एशियान है भाई, वो लोग तो काफ़ी कॉपरेशन की बात करते हैं, हम करते हैं नहीं करते, हमने भी की है कि आपस में यार इतनी लड़ाई नहीं करनी है, वी शुड हैव अ वेरी कॉर्डियल रिलेशन। उसके लिए हमने साउथ एशियन जो स्टेट्स है, मतलब कि कंट्रीज़ है, कॉपरेशन करने के लिए डिस्पाइट द कॉन्फ्लिक्ट, चाहे कितनी ही मसले है, कॉपरेशन करने के लिए हमने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम हमने रखा सार्क। फुल फॉर्म क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इट वाज एस्टैब्लिश इन 1985 टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन। तो जो हमने ये सार्क बनाया, इसमें हमने सबसे ज़्यादा फोकस करा कि यार अच्छे से साथ में ट्रेड करेंगे। ठीक है, बहुत सारे मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करे और एक मेजर एग्रीमेंट हमने साइन करा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, क्योंकि ट्रेड पे, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे जो जैसे टैक्सेस लगते हैं ना, वो कंट्रोल करने के लिए हमने ये करा। 2004 के अंदर इफेक्ट हुआ ये 1 जनवरी 2006 से। ऑब्जेक्टिव था फॉर्मेशन ऑफ फ्री ट्रेड जोन टू लोअर ट्रेड टैरिफ्स, कि इंडिया से पाकिस्तान कुछ इंपोर्ट हो रहा है, पाकिस्तान से इंडिया हो रहा है, इंडिया से बांग्लादेश हो रहा है, बांग्लादेश से इंडिया हो रहा है, या बांग्लादेश और पाकिस्तान को हो रहा है, आपस में इन कंट्रीज़ का जो भी हमारा जो है अगर जो ट्रेड हो रहा है वो टैरिफ्स रेट्स थोड़े कम हो जाए, तो टैक्सेस लग रहे हैं वो कम हो जाए। अब ये जब हमने साफ्ता साइन करा तो इसकी काफ़ी डाइवर्जेंट व्यूज़ थे सबके। कुछ नेशन ऐसे सोच रहे थे कि ये इंडिया की इकोनॉमी डोमिनेट करेगी साफ्ता से, कि हम इनकी मार्केट्स पे पकड़ बना लेंगे। इंडिया कहता है दैट साफ्ता एक मीन्स है टू एनहांस कोऑपरेशन ऑन पॉलिटिकल इशू, क्योंकि जो कंट्रीज़ आपस में इकोनॉमिक अच्छा रिलेशन रखती है फिर वो पॉलिटिकल रिलेशन भी अच्छे बना पाएंगी। इंडिया थिंक्स दैट देयर आर रियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर ऑल फ्रॉम साफ्ता। इंडिया कहता है सिर्फ मेरा भला ही नहीं है साफ्ता साइन करके, तुम लोगों की भी है, क्योंकि एक ऐसा रीजन जहाँ पे फ्रीली ट्रेड हो रहा हो, वो पॉलिटिकल इशू भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। जैसे एशियान वालों ने क्या करा, पहले ट्रेड पे ध्यान दिया, पहले इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी। ईयू क्या बनी, पहले इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, फिर पॉलिटिक्स पे आओगे ना, पहले इकोनॉमी अच्छी होगी, टर्म्स अच्छी होंगी, पॉलिटिक्स भी अच्छी होगी। तो हम ये कहते थे, और कुछ हम इंडिया में ये लोग ऐसी बात करते हैं कि हम इनकी डोमिनेट कर लेंगे मार्केट को, तो कुछ इंडियंस ऐसा भी सोचते हैं कि साफ्ता इतना कुछ वर्थ द ट्रबल नहीं है कि हम इसके लिए बहुत खुद को डिफेंड करें, हमारा तो ऑलरेडी बायलैटरल एग्रीमेंट साइंड है भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ में, बचे ही कितने हैं बाकी नेशन। ठीक है,
तो विद दिस हमारा ये कंप्लीट होता है। अब हमारे को लास्ट में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर भी थोड़ा बहुत बता रखा है कि डिस्पाइट ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया और पाकिस्तान के काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हम पीस लाने की कई बार कोशिश करते हैं। हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करते हैं जहाँ पे रिस्क ऑफ वॉर को हम रिड्यूस कर पाएँ कि आपस में हमारी कंट्री वॉर पे ना जा पाए। कोलैबोरेशन हुआ है हमारे सोशल एक्टिविस्ट का, लीडर्स का, टू फोस्टर फ्रेंडशिप। बस रूट्स ओपन हुए, ट्रेड इंक्रीज करा है, ईजियर वीज़ा फॉर रेगुलेशन करा है। बट रिसेंट जो कुछ चेंजेस हुए उससे हमारी कंट्री का, इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो डाउनफॉल पे गया और नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। अब इस रीजन में साउथ एशिया में चाइना की कह लो और वेस्टर्न कंट्रीज़ की काफ़ी इन्फ्लुएंस रहती है, और जो है क्यों रहती है अब हम ये पढ़ेंगे। तो साउथ एशिया इज अफेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंस, नोटेबली फ्रॉम चाइना एंड यूएसए। दोनों का बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे। चाइना जो है इम्प्रूव्ड साइनो इंडियन रिलेशंस इन द लास्ट डिकेड, हमारे कुछ रिलेशन चाइना से कुछ ठीक हुए हैं। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद पाकिस्तान पोजेस चैलेंज फॉर इंडिया। अब क्योंकि चाइना की बहुत बनती है, कई बार पाकिस्तान से काफ़ी अच्छी इनकी हो जाती है, तो उससे इंडिया को चैलेंज होता है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स का भी, यानी कि अमेरिका का भी बहुत रोल हो गया कोल्ड वॉर के बाद से हमारे एरिया के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें अमेरिका की तो ये सबसे अच्छा रिलेशन बना के चला अभी तक, इंडिया से भी पाकिस्तान से भी, और कई बार इंडिया और पाकिस्तान के उसमें मॉडरेटर की तरह भी प्रॉब्लम्स में आया जो है अमेरिका बन के यूएसए। इकोनॉमिक रिफॉर्म से जो है अमेरिका की एंगेजमेंट और बढ़ गई, क्योंकि हमने भी ग्लोबलाइज कर लिया है इकोनॉमी को, सबने ही कर लिया है, तो इसलिए जो है अमेरिका का एंगेजमेंट हो जाता है। और क्योंकि साउथ एशिया का बहुत सारा डायस्पोरा, यानी कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, हर जगह से लोग वहाँ अमेरिका में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो इसलिए जो है अमेरिका जो फिर भी हमारी कंट्री की रीजनल सिक्योरिटी पे ध्यान देता है, तो इसलिए अमेरिका का रोल कई बार आ जाता है हमारे यहाँ पे। ठीक है, फ्यूचर की अगर हम बात करें, फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया क्या है, तो देखो हमारे यहाँ अभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हैं जो अभी तक साफ नहीं हुए हैं, क्लियर नहीं हुए हैं, अभी भी बहुत नाराजगी, अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स है जो नहीं हुई है खत्म। ठीक है, एक्शन एंड डिसीजन ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट की ज़रूरत है हमारे को, कल्चर इंटीग्रेशन की भी ज़रूरत है, ट्रेड इंटरेस्ट अमंग साउथ एशियन कंट्रीज़। तो अब आगे चल के फ्यूचर में हमारी कंट्री को ना, ऐसे ही हमारे साउथ एशियन रीजन को मानते हैं बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला रीजन है। जैसे एशियान ने तो फिर अपने एशियान वाली कंट्रीज़ ने फिर अपने कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कर लिए ना, हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट अभी भी बहुत है। तो इसलिए देखा जाता है फ्यूचर में क्या होगा, हम और बढ़िया प्रॉस्पर तब करेंगे जब हम एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे हमारे गवर्नमेंट और पीपल इन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए, हमारा कल्चर इंटीग्रेट होगा और अच्छे ट्रेड होगा आपस में, तो ये प्रॉब्लम हट सकती है। ठीक है, तो विद दिस ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है। कंप्लीट नोट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएंगे, वो बस रिवीजन के लिए। चैप्टर आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको याद रखना है सभी का पॉलिटिकल, बांग्लादेश पाकिस्तान पे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, नेपाल में शॉर्ट वाले आने के चांसेस रहते हैं, श्रीलंका में भी शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, पाकिस्तान से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के, हमारा जो इशू चल रहे हैं उसके ऊपर भी। ठीक है, और बाकी जो है साउथ एशिया के ऊपर आपके MCQs आ सकते हैं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साउथ एशिया एंड ऑल दैट, तो वो सब मैं आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज में कंप्लीट करा दूंगी। एंड अगर आपको जो है MCQs प्रिपेयर करने CUET के लिए, तो मेरे सेकंड चैनल सिमरन सहानी CUET को जाके आप सब्सक्राइब कर लो, वहाँ MCQ मैराथन सीरीज होगी। तो मैं चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।